हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 2 है ये। तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देखिए। देखो बेटे, हम ना न्यूक्लियॉन्स, पहले न्यूक्लियॉन्स समझते हो। न्यूक्लियॉन्स माने जो न्यूक्लियस के अंदर रहे वो न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस का वासी हो, न्यूक्लियस के अंदर रहे, उसका नाम न्यूक्लियॉन। जैसे हम सब लोग इंडिया के अंदर रहते हैं तो वी ऑल आर इंडियंस। इसी तरह से जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो न्यूक्लियॉन्स। तो बताओ न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। प्रोटॉन्स and neutrons together may be referred as nucleons। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन से फोर्स लगते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो बेटा, बेसिकली 3 फोर्सेस को हमें यहां पर आपसे डिस्कस करना है। एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक फोर्स होता है, आपको पता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल करेंगे, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स कह सकते हो। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर टाइप का। और बच्चों, एक नया फोर्स तुम पढ़ोगे, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तुमने पढ़े हुए हैं, इसकी डिटेल करेंगे। ये बेटे, अभी तक जितने फोर्स साइंस को पता है उनमें सबसे ताकतवर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। मैं अगर इन तीनों का एक कंपेयर करूं तो ऐसे समझ लो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है ना, सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स है 1, तो बेटे न्यूक्लियॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है लगभग 10⁻36। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 10⁻36। और इससे भी 100 गुना ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये होता है 10⁻38। ये इन तीनों का रेशियो है। तो इनमें सबसे ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स है। इसीलिए बच्चों, न्यूक्लियॉन्स की जब बात की जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि उसको आप अगर डिस्कस करेंगे तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो एक बार देख लो, पहले इस रेशियो को समझ लेते हैं, फिर इसके डिटेल समझते हैं, है ना। तो जरा पहले देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इनका हम रेशियो ले लेते हैं। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल। तो बताओ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला सही कह रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर तो कट ही जाएगा भाई। अब 1/4πε0 तुम जान रही हो, 9 × 10⁻9। Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन हैं, तो 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन जी जानते ही हो, 6 पॉइंट क्या होता है भाई, 6.67 × 10⁻11 कितना होता है जी? इतना ही होता है। तो ये लिख दो भाई तुम। और मास ऑफ प्रोटॉन है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन फिर जानते हो, 1.67 × 10⁻27 और होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर लगभग यही आएगा जो बताया है, 10⁻36 अपॉन 1। तो ये दोनों फोर्सेस का रेशियो होता है। तो इस तरह से आप आसानी से दोनों फोर्सेस की तुलना कर सकते हो। तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स में इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज को। तो इसको थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूं। तो देखो जरा, अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स
एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैंने बेटे आपको ये तो बता ही दिया है कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स है, यानी जितना सबसे कोई ताकतवर फोर्स है तो वो जो अभी तक साइंस जानती है उनमें कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है? न्यूक्लियर फोर्स। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि एक न्यूक्लियस में इतनी छोटी जगह में ढेरों प्रोटॉन्स होते हैं और जो इतने पास पास होते हैं एक दूसरे को रिपेल करके, ये किसी सूरत में एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहेंगे, रिपेल करके इस न्यूक्लियस को हाल ही तोड़ फोड़ देना चाहते हैं, लेकिन ये फिर भी कभी नहीं तोड़ पाते। तो एक कोई तो ऐसा फोर्स है जो इन सब पर भी बहुत डोमिनेट करता है ना। और ये इतनी ताकत लगाने के बाद, इतना रिपल्शन के बाद भी यहीं इकट्ठे रह जाते हैं। तो ये जो फोर्स है, जो कि बेहद बेहद डोमिनेंट फोर्स है, उसी का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज मेनली समझनी है, तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, तो जरा एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज सुनते चलो भाई। सबसे पहली बात मैंने बताई दी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नहीं समझ में आया या आ गया? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर का सबसे ताकतवर फोर्स माना जाता है ये, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरा बच्चों अगर हम कहें तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। अब कोई बच्चा कहेगा इसका क्या मतलब है? बेटे इसका, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर होता है, इवन न्यूक्लियस से बाहर निकलने पर भी ये खत्म हो जाता है, यानी एक बहुत छोटी दूरियों तक ही ये काम करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नहीं है कि करोड़ों किलोमीटर दूर रखी हैं चीजें तो अभी फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा भी नहीं है कि चीजें करोड़ों किलोमीटर दूर चार्जेस रखे हुए हैं फिर भी ये फोर्स लग रहा है। वो दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, यानी कितनी भी दूर पर मासेस रखे हों तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितनी भी दूर चार्जेस रखे हों या कितनी भी पास चार्जेस रखे हों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही इसकी पकड़ है, न्यूक्लियस के बाहर जाने पर इसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, एक न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर काम करता है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। अब तीसरी बात समझो, शॉर्ट रेंज फोर्स के बाद अगली बात बच्चों मैं बता रहा हूं आपको, ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है लेकिन थोड़ा सा रिपल्सिव भी है। बेसिकली कैसा है? बेसिकली कैसा है बताओ? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स but contain a small component of repulsive forces, but contain a small component of repulsive forces। अब बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखो बेटे, बेसिकली तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो ये हमेशा ही प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांधे हुए है, उनको पास रखता है। अगर ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होता तो ये प्रोटॉन इसके पास ही आता जाता और दोनों प्रोटॉन चिपक जाते और चिपक कर फिर ये एक ही बॉडी बन जाते, एक ही बॉडी बन जाते, दो प्रोटॉन अलग अलग ही नहीं रहते। ऐसे धीरे धीरे सारे प्रोटॉन चिपक कर एक बॉडी बन जाते, सारे प्रोटॉन चिपक कर एक बॉडी बन जाते, सारे प्रोटॉन चिपक जाते इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये एक लिमिट तक तो अट्रैक्टिव है, प्रोटॉन पास पास आएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे ही बेहद पास आ जाएंगे तो ये रिपल्सिव हो जाएगा और उन प्रोटॉन्स को वापस दूर दूर कर देगा। अगर ऐसा ना होता तो सारे न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को चिपक कर एक बड़ा पार्टिकल बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसका मतलब ये बेसिकली तो अट्रैक्टिव नेचर का है, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक लिमिट तक प्रोटॉन्स जब पास आ जाते हैं तो फिर उनका अट्रैक्शन की बजाय ये उनको रिपेल करके उनको अलग अलग बनाए रखता है। तो बेसिकली अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव है, लेकिन एक लिमिट के बाद रिपल्सिव हो जाता है। तो इस तरह से इस बात को समझ सकते हो। क्लियर हो गया? अब देखो चौथी बात पर चर्चा करता हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। ये हैं सैचुरेटेड फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं? सैचुरेटेड फोर्सेस हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड फोर्सेस। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर सैचुरेटेड का क्या मतलब है यहाँ पर? तो जरा ध्यान से देखेंगे। ये बेटे क्या है, जैसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये और भी प्रोटॉन है और आगे भी प्रोटॉन है मान लीजिए, तो ये अपने पड़ोसियों तक तो फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पड़ोसियों के पड़ोसियों पर फोर्स नहीं लगाएगा। ये नहीं करेगा कि ये वाला प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करे, इसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ऐसा नहीं है। तो ये अपना फोर्स सिर्फ अपने नेबर्स पर लगाता है, नेबर्स के नेबर्स पर फोर्स अप्लाई नहीं करता है बेसिकली, इसीलिए ये एक सैचुरेटेड फोर्स है ना। लेकिन अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ये सैचुरेटेड नहीं है। ये अगर ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो ये पार्टिकल इसको भी रिपेल करता, प्रोटॉन इसको भी रिपेल करता, इसको भी अलग अलग फोर्सेस से, हालांकि इसको रिपेल ज़्यादा करता, इसको थोड़ा कम करता, इसको और कम करता, लेकिन सभी पर फोर्स लगाता, क्योंकि वो एक अनसैचुरेटेड फोर्स है ना। अपने सारे पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी सब पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये ऐसा फोर्स नहीं है। ये सिर्फ अपने नेबर्स पर फोर्स लगाता है, नेबर्स के नेबर्स पर फोर्स नहीं लगाता है। तो ये ध्यान रखना है, सच फोर्सेस आर कॉल्ड सैचुरेटेड फोर्सेस। अब देखो एक बात और डिस्कस कर ले रहे हैं, फिफ्थ वन, जरा ध्यान से देखना। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट बात आ गई, चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन है ना, तो भी ये अट्रैक्टिव ही होगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो भी अट्रैक्टिव। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है तो भी अट्रैक्टिव, और एक लिमिट के बाद रिपल्सिव, ये तो पता ही है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये भी न्यूट्रॉन तो भी अट्रैक्टिव। तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये नहीं कि ये दोनों अनचार्ज्ड हैं तो ये फोर्स नहीं लगेगा, इसमें तो सर एक ही चार्ज्ड है तो फोर्स शायद कम लगेगा, इसमें दोनों चार्ज्ड हैं, इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अब आता है 6 पॉइंट, इसको समझते हैं। ये बच्चों जो है ना, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्पिन डिपेंडेंट। अब आप कहेंगे सर स्पिन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये क्या अलग सी बात आ गई। आपको पता है ये पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन्स, ये घूमते हैं अपनी एक्सिस पर भी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इनका स्पिन क्वांटम नंबर होता है या तो +½ या -½ एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो +½ क्लॉकवाइज घूमे तो -½ तो ये स्पिन डिपेंडेंट का मतलब, अगर दोनों पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं कोई भी हो, चाहे प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो, या एक प्रोटॉन हो एक न्यूट्रॉन हो, दोनों ही सेम दिशा में घूम रहे हैं, तो ये फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्पिन पे डिपेंड करेगा। और एक पार्टिकल मान लो ऐसे घूम रहा है और दूसरा पार्टिकल उससे अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये फोर्स कम लगेगा। यानी इफ द टू पार्टिकल्स आर स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, force will be more, and if the two particles are spinning in opposite direction then the force will be lesser। तो इस तरह का ये फोर्स है, स्पिन पर डिपेंड करने वाला फोर्स है, तो स्पिन डिपेंडेंट है।
एक बात पर और चर्चा करते हैं, इसको देखो बच्चों, ये एक एक्सचेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक्सचेंज। ये थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। एक्सचेंज फोर्स ये भी एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, तो इसको समझो एक्सचेंज फोर्स का क्या मतलब है। देखो बेटे, आगे साइंस कहती है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो कोई परमानेंट पार्टिकल का नाम नहीं है कि इस पार्टिकल का नाम प्रोटॉन है और इस पार्टिकल का नाम परमानेंटली न्यूट्रॉन है। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली प्रोटॉन है और ये परमानेंटली न्यूट्रॉन है, बल्कि होता यह है कि ये पार्टिकल के पास ना एक चीज है जिसे कहते हैं पाई मैसॉन। क्या कहते हैं? पाई मैसॉन। पाई, पाई तो पाई जैसा ही लिखना है, मैसॉन MESON। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में पाई मैसॉन का एक्सचेंज होता रहता है। जैसे पाई मैसॉन इस पे आ गया तो ये प्रोटॉन हो गया, तब ये न्यूट्रॉन हो गया। अब ये इस पे आ गया तो ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। ऐसे समझो जैसे दो प्लेयर्स हों और वो दो जने हैं, दो दोस्त हैं और वो एक गेंद से खेल रहे हैं। तो एक गेंद इसमें एक बॉन्ड का काम करती है। तुमने देखा होगा इस बच्चे घर से आवाज आती है, आ जाओ जरा घर आ जाओ, तो नहीं आता, ये बॉल से इसके साथ खेल रहा है ना। इसके घर से भी आवाज आ रही है डिटैच करने के लिए, आओ भाई घर आओ खाना खा लो, लेकिन ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक बॉल से खेल रहे हैं। अब जिसके पास बॉल है उस बॉल को मान लो पाई मैसॉन। अब इसने इसको लपकाई बॉल, तो ये इस पे बॉल है तो ये प्रोटॉन हो गया। अब इतनी देर के लिए ये न्यूट्रॉन हो गया। अब इसने इसको बॉल दी तो ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। इस तरह से ये पाई मैसॉन का बॉल समझ लो, जैसे जैसे बॉल का बच्चे एक्सचेंज करते रहते हैं, उनके खेल के आनंद के वजह से इन दोनों बच्चों के बीच में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, एक बॉन्ड पैदा हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये पाई मैसॉन का एक्सचेंज करते रहते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन या बॉन्ड पैदा हो जाता है ना। तो ये कहलाता है एक्सचेंज फोर्स। क्या कहलाता है? एक्सचेंज फोर्स। नो पार्टिकल इज परमानेंटली प्रोटॉन और नो पार्टिकल इज परमानेंटली न्यूट्रॉन, दे आर एक्सचेंजिंग द पाई मैसॉन कंटिन्यूअसली। ठीक है, और उसी के बिहाफ पर जिसके पास पाई मैसॉन पॉजिटिव होगा, that will be conduct as proton and the second particle will conduct as neutron. So this kind of interaction developed between two particles, this is referred as exchange force. क्या मैं क्लियर कर पाया हूं? तो ये होता है एक्सचेंज फोर्स। एक और बच्चों प्रॉपर्टी है, इसको भी समझ लो, आठवीं और आखिरी प्रॉपर्टी है ये न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियर फोर्सेस नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं? नॉन सेंट्रल फोर्सेस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या दिक्कत है, नॉन सेंट्रल का मतलब क्या है? देखो तुम्हें याद होगा बेटा कि हमने जब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पढ़ाया था या 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन बताई थी। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर काम करता है? बोलो। जैसे ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता था? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। जैसे रिपेल कर रहे हैं ये दोनों, तो फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। इस पर फोर्स इधर लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। ये इसको इधर रिपेल करेगा, लेकिन लाइन यही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि फोर्स ऐसे लग जाए या ऐसे लग जाए या इधर तिरछा लग जाए या ऐसे तिरछा लग जाए। तो फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस लगता है। इसी तरह से दो मास होते हैं, ये मासेस हैं, इसमें भी फोर्स किधर लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये ऑलवेज, तो ये लगता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सेंट्रल फोर्स हैं। कैसे फोर्स हैं? सेंट्रल। सेंट्रल फोर्सेस की और पहचान क्या होती है? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, यानी अपॉन में आर स्क्वायर आता है। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें तो याद करो क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, क्या फॉर्मूला था? Gm1 M2 अपॉन
आर स्क्वायर। यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर 1/r², ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो फॉलो करते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, ओके है। और ये फोर्सेस ज्यादातर, एक और इनमें खासियत होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। अब ये बताओ, कंजर्वेटिव फोर्सेस जानते हो? वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड वर्क डन डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। रास्ते पर वर्क डन निर्भर नहीं करता है, वर्क डन सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इसी लाइन के अलोंग लगे, ये तिरछा ऐसे 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 किसी भी दिशा में लग सकता है। ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू पार्टिकल्स इस तरह लगे, ये जरूरी नहीं है। तो याद रखिए, ये फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है। तो इस तरह से बात क्लियर हो गई। नॉन सेंट्रल फोर्स माने ये जरूरी नहीं है कि ये अलोंग द लाइन इसी लाइन में लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तिरछा आड़ा भी लग सकता है। तो ये याद रखेंगे, न्यूक्लियर फोर्स एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। अब न्यूक्लियर फोर्सेस की सारी प्रॉपर्टीज बताओ, क्या क्या सीखे हो बताओ। पहली बात, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरा, शॉर्ट रेंज फोर्स है, एक न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर एक्ट करता है, इवन न्यूक्लियस के बाहर जाने पर भी इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तीसरा, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी वजह से प्रोटॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद ये रिपल्सिव हो जाता है। अगर रिपल्सिव नहीं होगा तो सारे प्रोटॉन्स जुड़कर एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए बेसिकली अट्रैक्टिव है बट कंटेन्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। सैचुरेटेड फोर्स है, अपने पड़ोसी तक ही लगता है, पड़ोसी के पड़ोसी पर नहीं लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह के नहीं हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये अट्रैक्टिव ही होगा और एक जैसा लगेगा। स्पिन डिपेंडेंट है, इफ टू पार्टिकल्स आर स्पिनिंग in the same direction, in the same way, then this force will be attractive, and if particles are spinning in opposite way, then this force will be repulsive. Exchange force है, ठीक है, the two particles are exchanging pi mesons continuously, है ना, due to this interaction a attractive force is developed that is called nuclear force. Non-central है, it is not necessary that it should always act along the line joining the centers of two particles, it is not necessary. तो ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्सेस हैं, दे ऑलवेज एक्ट along the line joining the two charges या two masses. ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस मैंने इसके अलावा दो लाइनें और भी बताई थी। सेंट्रल फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं और जनरली वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ तक इसको ख़त्म कर रहे हैं अब इस बात को, और फिर अगली वीडियो में आगे आप सुनना।